So we discussed circular motion and gravitation in the demo. What would you like to study today? Anything in particular? Yeah. Let me think, sir. Like which chapter I'm weak in, maybe. हाँ सोच लो वो बेटर है पहले वीक वाले पढ़ने इज अ बेटर आइडिया. तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ फिर या तो पहला ही चैप्टर. एक मिनट, आप 12th के हो ना, तो फिर क्या आपका करिकुलम मतलब अलग अलग ही होगा फिर तो. सर्कुलर मोशन और ये सब. हाँ सर वही है. अच्छा, नहीं इसमें ईयर 1 और ईयर 2 रहता है ना, फिर नहीं एच इसमें एल मेरा एस एक एल ही का भी बुक. पढ़ना होता है. अच्छा ठीक है, तो मैं ये सोकोस वाली बुक रेफर कर रहा हूँ. हाँ सर. ठीक है. 1 to chapter 8 है हमारा पोर्शंस. और 1 to 8 है, यानी कि मेजरमेंट्स एंड अनसर्टेनिटी से लेके एनर्जी प्रोडक्शन तक आपका है आई हाँ थिंक. जी सर. सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन हमने डिस्कस किया था. अब देख लो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स, वेव्स, थर्मल मैकेनिक्स इन जनरल, या मेजरमेंट एंड अनसर्टेनिटी. मैं बताओ सोच फिर. रहा था कि हम चैप्टर हम्म 7 करते हैं. बट हाँ. लाइक चैप्टर 7 स्टार्टिंग मुझे मालूम है सर. जहाँ से भी मतलब आपको हाँ जरूरत है. जहाँ ठीक से है, जरूरत है. हाँ मतलब चलो मैं न्यूमेरिकल पूछता हूँ फिर आपसे. बिल्कुल भी ना. ठीक है ठीक है, तो वैसे ही करते हैं सर. तो जो इसका बिगिनिंग वाला पोर्शन है, where they are talking about energy levels of the atom. उसके बाद ये बात कर रहे हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की, रेडियो एक्टिव डिके. तो रेडियो एक्टिविटी बाद में शुरू हो रहा है, उससे पहले थोड़ा सा एटम्स का डिस्क्रिप्शन है. तो कौन से वाला आपको पता है? शुरू से ही कर ले शुरू. कैसे करना? ठीक है, इसमें अगर लगे भाई बहुत ज्यादा फेमिलियर हो रहा है तो बता देना फिर. आई जस्ट स्किप टू रेडियो एक्टिविटी इन दैट केस. मैं अल्फा क्या कहते हैं, आई थिंक गामा तक बीटा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल. हाँ, उसको भी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं. चलो शुरू करते हैं, फिर पता चल जाएगा धीरे धीरे. कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है. तो एटॉमिक न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स. तो सबसे पहले ये लोग बात करें डिस्क्रीट एनर्जी की. तो डिस्क्रीट एनर्जी मतलब इसका बैकग्राउंड ये है कि बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में एडिशन किया था कि यार रदरफोर्ड भाई आपका मॉडल तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये एटम है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं ऑर्बिट में, वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स पे ही घूम सकते हैं. ऐसा रदरफोर्ड का मॉडल नहीं बोलता था, बोर ने उसमें ऐड किया. तो बोर बोला कि यार कोई भी दो एनर्जी लेवल ले लो, जो जो लार्जर रेडियस के हैं वो हायर एनर्जी लेवल है. तो टू हैज अ मोर एनर्जी, हायर एनर्जी देन वन कंपैरेटिवली. तो बोर ने बोला यार देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 जाना तो उसको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी अपनी. ऑफ कोर्स हायर लेवल पे जाना है तो देन ही विल हैव टू एब्जॉर्ब अ फोटोन. फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू. और अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है, तो इन दैट केस इट विल हैव टू एमिट अ फोटोन. तो ये पूरा बोर मॉडल पे रिलेटेड है कि एनर्जी लेवल्स का एग्जिस्टेंस और उनमें ट्रांसफर होना, आपस में ट्रांजिशन होना. तो अगर फोटोन एब्जॉर्ब हो गया तो दैट गिव्स राइज टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. ठीक है सर. और अगर एमिट हो गया तो उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा. ओके सर. तो without going into too much detail as far as your board is concerned, जो ये स्पेक्ट्रा होते हैं दो तरह के हैं उसमें, लेकिन जो वेवलेंथ होते हैं वो फिक्स्ड होती है. क्योंकि एच न्यू डेल्टा ई, इन दिस केस हमने दो लिए E1 और E2. तो E2 माइनस E1 इज द चेंज इन एनर्जी. वो एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है,
वो अलग बात है, लेकिन चेंज E2 माइनस E1 है, and that change is actually equal to h nu, where h is called the Planck's constant, very famous constant, That's right. and nu is the frequency of emitted light. Photon light, light photon ही है, photon light है, तो nu को हम लिख सकते हैं c by lambda भी लिख सकते हैं, पर c is the speed of light in vacuum, in short मैं इसको speed of light बोल देता हूँ, और lambda होता है wavelength of light. ये फॉर्मूला जनरली वेव्स के लिए ट्रू है, यानी स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ is a general formula used in waves. Light being an electromagnetic wave also follows the same. So either v की वैल्यू c है, c by lambda जो है वो फ्रीक्वेंसी, इन दिस केस फ्रीक्वेंसी को मैं f नहीं न्यू से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसलिए ये चेंज आया. इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आपके डेल्टा ई की वैल्यू फिक्स्ड है, यानी आप 1 से 2 जा रहे हो, 1 से 3 जा रहे हो, 2 से 3 जा रहे हो, ऐसे ही आप डिस्क्रीट ही मूव कर सकते हो, कंटिन्यूअसली मूव नहीं कर सकते, तो आपकी कुछ ही वेवलेंथ्स आपको मिलने वाली है, एब्जॉर्ब हो रही है जो, या जो रिलीज होनी है, दोनों के दोनों एमिशन और एब्जॉर्प्शन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स पे होंगे. तो जैसे कि अगर आप विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करो, यानी विजिबल रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ है नैनोमीटर में, तो इसमें आपको कुछ ही लाइंस मिलेंगी. तो रेड पार्ट में अराउंड 700 के पास ही, और फिर ब्लू पार्ट के पास 500 के आसपास, और फिर आपको वॉयलेट और अल्ट्रा वॉयलेट जिसको बोलते हैं, अल्ट्रा वॉयलेट तो पार हो जाएगी 400 के, बट ये 3 लाइंस, 4 होती है एक्चुअली, एक स्लाइटली लेस वॉयलेट होती है, तो कुल मिला के 4 लाइन आपको मिलेंगी. ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए है. हीलियम का थोड़ा सा सीन फिर अलग हो जाता है, उसके पीछे की थ्योरी हम नहीं पढ़ रहे हैं इधर, जरूरत नहीं है क्योंकि, बट अगर हमको सिर्फ जानकारी के लिए कहना है तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया जहाँ पे ये वेवलेंथ आ रही है. फिर हीलियम के लिए थोड़ा सा अलग स्पेक्ट्रम हो जाता है, हीलियम एटम He, उसमें भी सेम मॉडल एप्लीकेबल है, बट एनर्जीज की वैल्यू अलग है, यानी जो एनर्जी ग्राउंड लेवल की है और जो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की है, या थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी हैं, उनके एनर्जीज अलग अलग हो जाते हैं, तो इसमें एनर्जी डिफरेंस भी अलग अलग हो जाएगा. तो जैसे हीलियम में, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल रेड, येलो, फिर ब्लू मिल जाएगी आपको. ब्लू भी 3 तरह के हैं, आई एम नॉट डिस्टिंग्विशिंग, और फिर पर्पल है, वॉयलेट जिसको बोलते हैं. तो ये अलग अलग आपको वेवलेंथ्स मिल रहे हैं, और फिर मर्क्यूरी के लिए अलग है, तो ये आप वैसे भी बुक में देख सकते हो, फिगर 7.1 है. ठीक है, ये हाँ, बेसिकली आपके अलग अलग वेवलेंथ एमिट हो रहे हैं, या एब्जॉर्ब भी आप बोल सकते हो, एब्जॉर्प्शन एमिशन दोनों के लिए स्पेक्ट्रम वैलिड है. तो ऐसा होता क्यों है? एज आई इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर, एनर्जी लेवल्स की वजह से. तो एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आप डिस्कस करो, डिस्कस करें तो मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा समझना. तो एनर्जी अगर आपकी वाई एक्सिस पे है, जिसको कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बात कर सकते हो, तो सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं इधर. हाइड्रोजन के लिए जो लोएस्ट एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. ये ऑलरेडी ईवी में है सारे वैल्यूज. फिर उसके बाद आता है -3.4, फिर -1.51, फिर -0.85, और फिर 0. इसका जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिटल इज इक्वल टू ई नॉट बाई एन स्क्वायर होता है, where E naught is -13.6 electron volt by N can be 1, 2, 3, 4 depending on which level you're talking. Here N is equal to 1 at the bottom. Then N is equal to 2. 4 से डिवाइड करो सेम आंसर आएगा. 3 9 से डिवाइड करो, 4 16 से डिवाइड करो, और चलते जाओ तो आपको पता चलेगा ये जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल्स में वो बहुत ही कम 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 होता जाता है. पहले ज्यादा है, फिर कम है, फिर और कम है, फिर, तो ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूस हो जाता है. बिल्कुल लास्ट में जाके आपके पास एक जीरो एनर्जी, जो थ्योरेटिकली n इक्वल टू इंफिनिटी के लिए है, या इक्वल बोलना भी गलत रहेगा, मैथमेटिकली टेंडिंग टू इंफिनिटी बोल देंगे कि बहुत बड़ा asymptote एनर्जी. की जैसा है basically. It's always going towards zero. क्या चीज? मैं बोल रहा था कि एसिम्प्टोट की जैसा है, मतलब क्या सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, एसिम्प्टोट भी यही करता है, इंफिनिटी पे टच करता है बट कभी पहुंचता ही नहीं वहां पे. कभी पहुंचेगा नहीं. हाँ सर. हाँ, तो इसका मतलब ये है, जैसे बाउंड सिस्टम्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन में प्लैनेट और सन फॉर एग्जांपल, या प्लैनेट और सैटेलाइट, उसमें भी बाउंड सिस्टम है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से
सिस्टम की एनर्जी ओवरऑल नेगेटिव रहती है। इधर भी यही हो रहा है, प्रोटॉन सेंटर पे और इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में, both being opposite charges are always attracting each other, hence there is a negative energy associated with both of them. Now by कूलम्स लॉ वाला चैप्टर अगर आपने किया है तो आपको पता होगा k q1 q2 by r एनर्जी का फॉर्मूला होता है। हाँ सर। q1 पॉजिटिव है, q2 नेगेटिव है, तो r नेगेटिव तो आएगी एनर्जी, r जितना कम होएगा उतनी ज्यादा फिर वैल्यू आती जाएगी, यानी -13.6 है भाई सबसे कम r के लिए, पास में है तो सबसे गंदी एनर्जी है, गंदी मतलब लोएस्ट, यस। नेगेटिव हाईएस्ट यानी कि लोएस्ट। फिर r बढ़ाते जाओ तो भाई E की वैल्यू कम होती जाएगी, बट नेगेटिव है तो एक तरह से आप बोलोगे एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। और अगर R इंफिनिटी हो गया यानी बहुत दूर ले गए आप, आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसे बोलते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, तो आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल दिया एटम से, तो आप उसको एक तरह से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ले गए, ठीक है, फिर उनमें कोई बाइंडिंग एनर्जी है ही नहीं आपस में, जीरो एनर्जी पूरे सिस्टम की, फिर हम बोल देते हैं तो थियोरेटिकली जीरो एनर्जी इज अटेनेबल ओनली व्हेन यू सेपरेट द एटम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके पीछे की पूरी पूरी थ्योरी है। अब देखो मर्क्यूरी के लिए बना लो, फिर किसी भी चीज के लिए बना लो, कुल मिला के ये जो थ्योरी है ये अप्लाई होती है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप हाइड्रोजन के लिए लगा दो, नहीं तो आप लगा दो हीलियम पॉजिटिव या फिर लिथियम पॉजिटिव पॉजिटिव। ये यूजुअली इस तरह के जो आयन होते हैं या एटम होते हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उनमें ये थ्योरी अच्छे से काम करती है। तो उनके लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, काम आए तो ठीक है, नहीं तो वैसे जानकारी के लिए भी ठीक है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ई नॉट होता है। ई नॉट अपना वही है -13.6, जिंदाबाद, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला रहेगा। लेकिन एन तो बदलेगा तो ठीक है, हमको पता है बदलेगा, सब कुछ एनर्जी बदलेगी, बट जेड भी बदल सकता है। यानी आपने हाइड्रोजन ले लिया तो Z1, हीलियम ले लिया तो Z2, लिथियम ले लिया तो Z3, मर्क्यूरी ले लिया तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है मर्क्यूरी का 30-40 जो भी होता होगा वो डाल दो, और उससे आपको एनर्जी की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है सर। तो ये ओवरऑल इसके पीछे की थ्योरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी तेज ही चलने की ठीक है। तो क्वेश्चंस वगैरह बहुत ज्यादा नहीं करा रहा हूँ रास्ते में जो बेकार वाले हैं, तो फिर भी कर लेते हैं एक, जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इन द ट्रांजिशन, बस वर्डिंग समझने की देर है और तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड लेवल टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जो ग्राउंड स्टेट ऑफ मर्क्यूरी होती है, जी ग्राउंड सर। स्टेट ऑफ मर्क्यूरी की एनर्जी मैं आपको बता रहा हूँ देख के, वैसे तो मुझे याद नहीं है, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी की, हाँ ये -10.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ मर्क्यूरी है। तो अगर वेवलेंथ निकालेंगे तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो इसमें आप। तो कैसे हाँ निकालेंगे, मैं अपने को प्रोसीजर समझाओ, और या आंसर ही बता दो अगर समझ आ गया तो आपको अच्छे से। हमें फाइंड करना है सर। हाँ वेवलेंथ ढूंढनी है आपको फोटोन की। अभी एक्चुअली सर मेरे पास अभी कैलसी नहीं है, पर मोबाइल के कैलसी से चल जाएगा सर ये। नहीं वैसे तो अगर आप मेरे को सिर्फ फॉर्मूला और मेथड भी बता दोगे तो भी मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि आप समझ गए हो ये कॉन्सेप्ट, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा मुझे आंसर से मतलब ही नहीं है। तो आप कैलकुलेट नहीं भी करें तो भी चलेगा मेरे को, आप बस ये बता दो कैसे करना है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो मैं पीछे लेके, वैसे यहाँ पे लिखा है, ऊपर भी लिखा है, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी एन इशू। बाकी देख लो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, तो मैं दोबारा बताता हूँ, कोई नहीं। एक चेक पॉइंट टाइप होता है यार, और तो कोई बात नहीं है, पता रहेगा, आप समझ गए कि वो नहीं वाला समझे फॉर्मूला आप। तो नहीं था मेरे हिसाब से, के क्यू वन हम्म। भाई यार। नहीं देखो देखो, मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वो मैं बताने के लिए समझा रहा था, लेकिन इस चैप्टर में इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं इस फॉर्मूले को। मेन बात है यहाँ पे जो बातें हो रही थी pertaining to that and that alone, हम्म। this is what I'm referring to, absorption and emission of। तो मैं ये समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या आएगा, जो थ्योरी पूछ ली उसमें से, तो ये है एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, उसको एच सी बाय लैम्डा के बराबर, यानी जो फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा, वो आपको पुट करनी है।
और एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने बताया है, एनर्जी का फॉर्मूला इधर है, मैं दोनों बताता हूँ, एक ये यूज होना है और एक ये यूज होना है। तो अब एक बार सोच लो कैसे करोगे ये दोनों फॉर्मूले यूज करके। एनर्जी लेवल्स के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, और कैसे उसको वेवलेंथ से कोरिलेट करना है फोटोन की, वो भी हमारे पास फॉर्मूला है, जो मुझे तो हम ये वाला यूज करेंगे, नीचे वाला यूज करेंगे सबसे पहले। हाँ, इससे क्या होएगा बताओ। क्या होगा मतलब हाँ मतलब कैसे, वही पूछ रहा हूँ। क्या कहते हैं, e to the power, तो वैल्यू डाल देंगे n की सर। हाँ, तो इन्होंने कौन कौन से स्टेट बता रखे हैं देखो, नाम से ही पता चल जाना है, नाम इन्होंने क्या क्या लिया है। नाम लिया है ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड लेवल या स्टेट जिसको आप बोलते हो, वो है n = 2। समझ रहे हो, फर्स्ट एक्साइटेड यानी एक्साइटेशन के बाद जो पहला स्टेट आया, तो ग्राउंड स्टेट तो n = 1, और हाँ सर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n वो = इज 2। इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, हाँ सर। हाँ, तो n = 1 और 2 हमारे दो n हैं। तो जो दो एनर्जी लेवल हमारे आने E2 और E1, वो लिटरली इस केस में दो और एक ही हैं। वो कुछ भी हो सकते थे, 5 4 3 जो भी है। इस केस में आप लिटरली E2 यानी n = 2, अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखना है तो ये भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन में, E n = 2 -E n = 1। यही एसेंशियली हमें निकालना है। ठीक है, और E, तो मतलब E2 - E1 हमें सबसे पहले निकालना है, ब्रेक इट डाउन। तो E2 - E1 हमें चाहिए, तो इस 1 फॉर्मूले को कितना आ रहा है, एक नहीं होगा सर, एक क्या चीज, e to minus e1। 1 आना चाहिए। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे को 1 आना तो बहुत इम्प्रोबेबल है, देख नहीं लेते कोई नहीं। तो नहीं नहीं, 10 मैंने पॉइंट, अच्छा मैं इसको और एक्सपेंड करके बताता हूँ। देखो E2 क्या है, E2 है इस फॉर्मूले से, Z को 1 मिनट के लिए भूल जाएंगे क्योंकि हमको मिल गई एनर्जी। तो E0 में लिखता हूँ -10.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और E2 है 2 स्क्वायर डाल दो, फॉर्मूले के हिसाब से n² नीचे डाल दो, ये जो देख रहे हो ना आप। और E1 जो है आप उसी फॉर्मूले में नीचे 1 स्क्वायर डाल दो। नहीं, आपने ई नॉट का क्या किया सर? E0 जो है मेरा 10.44 है, मतलब कुल मिला के Z² E0 जो मेरा है वो 10.44 है, ठीक है सर। -10.44 लिखा ना मैंने। ग्राउंड स्टेट ऑफ मर्क्यूरी की एनर्जी लेवल है 10.44 नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये सर अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये वाला आ जाएगा, अराउंड 4.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए। और जब ये आ जाए एनर्जी डिफरेंस, फिर क्या करना है हमको, हमको फॉर्मूले में फिट करना है। कौन सा फॉर्मूला, ऊपर जो फोटोन के वेवलेंथ के लिए बताया डेल्टा। है, Hc/डेल्टा E = Hc/λ। तो जो भी डेल्टा E की वैल्यू आ रही है, जरूरी नहीं है यही वैल्यू आए, वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो वो जो वैल्यू आ गई मेरी डेल्टा E, इस केस में क्या है, E2 - E1 यानी E0/2 स्क्वायर -E0/1 स्क्वायर, जो भी है हाँ, वो जितना उसको रहा है वो। Hc/λ के बराबर पुट करो। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू और पेपर में गिवन। दी भी जा सकती है मोस्ट प्रोबेबली, और शायद कैलकुलेटर्स में भी होती है कभी कभी स्टोर्ड, बट वैसे 6.63 इंटू 10⁻34 होती है। और लैम्डा जो है आपका आ जाएगा, सी की वैल्यू तो सबको पता है 3 × 10⁸ होती है। लैम्डा आपका फिर मीटर में आ जाएगा, जो भी लैम्डा मुझे की मालूम वैल्यू नहीं आएगी था सर, समथिंग क्या वैसे मीटर्स। 3 × 10⁻⁸ होता है। सी का, हाँ, सी क्या है? सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओ, अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है, वो मालूम। मैं मतलब ये नहीं मालूम था कि सी क्या है, इसलिए। अच्छा, नहीं, नाम कुछ और भी बोल सकते हो, बट वैसे उसको सी ही बोलते हैं। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। जिसको 10 3 × 10⁸ पावर मीटर 8। पर सेकंड या हाँ हाँ। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो होता है। इट्स अ वेरी वेल लैम्डा। नोन फैक्ट। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे नहीं, बढ़ जा रहा हूँ। हाँ, लैम्डा कितना होगा सर?
लैम्डा तो फाइंड करना है ना। हाँ लैम्डा जो आएगा, जो भी वैल्यू इसको, जब आप ये निकाल लोगे और फिर रीअरेंज करोगे तो जो लैम्डा की वैल्यू आई उसमें मैं कह रहा हूँ कि मीटर में हुआ है, ओके ओके। क्योंकि एच एस आई यूनिट में, सी एस आई यूनिट में है, डेल्टा ई आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट मारना पड़ेगा। डेल्टा ई मान लो मेरा कितना आ रहा है, लेट अस सपोज कितना आया था, मिस हो गया मेरा तो, चलो जो भी कहाँ है, 4.67 ठीक है। तो 4.67 आ रहा था, तो 4.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना है तो आई विल राइट 4.67 इनटू, मल्टीप्लाई करते किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फैक्टर ऑफ कन्वर्जन होता है एनर्जी का, ठीक है। फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना ही चार्ज होता है कूलम में। तो ये वैल्यू एक्चुअली वहां से भी आप याद रख सकते हो। तो once you get the value of delta E, you plug it in here and then you get the value of lambda, that will be in meters। तो आप आंसर मीटर में भी दे सकते हो, आप नैनोमीटर में भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो है 2.7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तब उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। तो आगे चलते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पे। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है और किस तरह से वो होता है यस सर। उसके अंदर। तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, कोई भी यस सर। कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, उसको एटॉमिक जेड नंबर। से शो करते हैं। हम्म। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको हम इन जनरल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है। इंडिया में रहने वाले इंडियंस, न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है सर। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं, जेड, वो लिखने की जरूरत नहीं है, जेड है, और न्यूट्रॉन एन बोलते हैं जनरली इसको, तो टोटल जो इसको बोलते हैं वो ए बोलते हैं। इसका नाम होता है मास नंबर। ठीक है सर। तो हम एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया, दोनों का सम। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो फिर ऑफ कोर्स हम लोग जेड और ए से निकाल सकते हैं, उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विल गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय दैट लॉजिक। तो उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे कि अगर आपको, एक मिनट, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई भी एटम शो करना है तो आप कैसे शो करते हो, फॉर एन एलिमेंट एक्स, एटम एलिमेंट या इवन न्यूक्लियस के लिए भी शो करते हैं कि कोई न्यूक्लियस शो करना है, तो फॉर एनी एलिमेंट एक्स यू शो दैट न्यूक्लियस और एटम बाय एक्स, उसका सिंबल है। उसका जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे इधर आएगा और जो मास नंबर है वो ऊपर इधर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर हाइड्रोजन सिंबल तो है एच, ये तो हमको पता ही है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है हाइड्रोजन का, और मास नंबर जो होता है वो भी 1 ही होता है, तो वो भी एक क्योंकि ही होता न्यूट्रॉन 0 होते हैं इसके अंदर। तो ये होता है, इसका मतलब ये हो गया 1H1 सिंपली। तो ऐसे हीलियम के लिए, हीलियम का जो नॉर्मल वाला होता है उसमें जेड की वैल्यू होती है 2 और ए की वैल्यू होती है 4, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो ऐसे 2He4। उसमें आइसोटोप भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन दूसरे भी होते हैं, जैसे दूसरे हाइड्रोजन जिसमें एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और एक एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रीटियम। तो वो हाइड्रोजन के ही व्हाट यू कॉल आइसोटोप है, we'll discuss that in detail later, but बेसिकली ये भी हो सकते हैं। 1 एटॉमिक नंबर रहे तो जरूरी नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन का आइसोटोप भी हो सकता है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एटम्स। तो हाँ, आइसोटोप की इन्होंने बात करी ली। तो आइसोटोप्स जो हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बट नॉट द सेम, लाइक एटॉमिक। मास नंबर, या बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है सर। तो एग्जांपल जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन
ड्यूटेरियम, ट्रीटियम इज वन एग्जांपल। बहुत सारे हो सकते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो अगर 6 कार्बन 12 है तो 6 कार्बन 14 भी होता है ऐसे जी ही। सर। अब हम अगले पार्ट पे आ जाते हैं, रेडियो एक्टिव डिके। तो सर क्या रेडियो कहते एक्टिव हैं सर, आपने उसके ऊपर बात नहीं की सर, किस पे? मतलब क्या कहते हैं प्रोटॉन्स के अंदर क्वार्क्स के बारे में। वो तो हमारे पार्टिकल फिजिक्स में आएगा ना। नहीं सर इसमें है। मत, हाँ मतलब लास्ट वाले पार्ट में है। अच्छा। As the name of the chapter suggests, this is atomic, nuclear and particle physics. तो ओके। क्वार्क्स, मेसॉन, लेप्टॉन सब लास्ट में बात करेंगे। क्योंकि जब मैं ये टीच स्कूल में सिखा रहे थे इसके ऊपर, मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा था, वो क्वार्क्स मेसॉन्स लेप्टॉन्स वाला। एक्चुअली मैंने भी बहुत रिसेंटली उस चीज को अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि मेरे स्कूल सिलेबस में तो था नहीं, लेकिन बच्चों को हाँ पढ़ाना क्योंकि था। रिसेंटली तो डिस्कवर हुआ था। आईबी और ए लेवल के बच्चे जो हैं उनको पढ़ाने के लिए मेरे को पढ़ना पड़ा, और मेरे को अच्छे से समझ आ गया। लेकिन उसमें मोस्टली मेमोराइजेशन ही है, लेकिन उसको कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हो कि यार ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट करके याद रखना पड़ेगा। अगर सिर्फ रट्टा मारोगे तो हो ही नहीं पाएगा, उसमें समझने का कुछ है भी नहीं। सच क्योंकि में। वो बताना होता है कि इसमें कितना वो है। हाँ मतलब लेप्टॉन कौन कौन से हैं, और पार्टिकल, एंटी पार्टिकल, हाइड्रोन के अंदर कितने क्वार्क्स होते हैं, तो उस तरह के। हाँ वो भी करेंगे बात। नहीं समझ आया था, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। हाँ वो सब आसान है, थोड़ा टाइम देंगे उसको और उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेंगे आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ठीक। मुश्किल तो नहीं लगा वो ओवरऑल दूसरे चैप्टर्स के कंपैरिजन में, मैंने तो रिसेंटली ठीक से पढ़ा, बताया मैंने साथ। तो जी। एनीवे देखते हैं। तो रेडियो एक्टिव डिके मतलब 3 तरह के डिकेज होते हैं, अल्फा स्पेशली बीटा तब। गामा। हाँ स्पेशली तब जब आपका जो है क्या बोलते हैं, आपका जो न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियर। हाँ न्यूक्लियस जो है, जो एलिमेंट है जिसको न्यूक्लाइड बोलते हैं, वो अगर अनस्टेबल हो जाए तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो डिके करते हैं, यानी कि जैसे कि यूरेनियम है। चेरनोबिल। हाँ। हाँ चेरनोबिल भी एग्जांपल अच्छा है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है डिके टू फॉर्म स्टेबल न्यूक्लियाई, यानी वो अपने आप को ही बदल देंगे, क्योंकि वो अनस्टेबल है, ठीक है, तो वो टूट जाते हैं बेचारे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम 238 है, ही इज टू नॉट थर्टी हैप्पी विद हिज फाइव होता है ना एनर्जी। सर? 235 भी होता है, 238 भी होता है। तो अच्छा। तो यूरेनियम 238 है, उसको अगर टूटना है तो वो प्लूटोनियम में टूट सकता है। प्लूटोनियम का सिंबल पी एन नहीं, और भूल एनर्जी भी गया। रिलीज करेगा, ऐसे कुछ होता एनर्जी तो क्यू वैल्यू होती ही है, नहीं प्लूटोनियम का सिंबल पी ही नहीं, पी तो फॉस्फोरस। माय गॉड मैं सच में भूल गया, है। सॉरी। पीएल तो लंबम होता है। हाँ वो पीबी, पीटी, पीओ पोलोनियम होता है, प्लेटिनम पीटी होता है। तो मैं अभी आएगा केमिस्ट्री तो मैं बता हमने दूंगा, ठीक 10th है में कोई। ड्रॉप कर दी थी। एनीवे यूरेनियम, अच्छा केमिस्ट्री ड्रॉप कर दी थी। 10th कोई में, नहीं, मेरे को भी 10th के बहुत बाद। टाइम हो गया केमिस्ट्री पढ़े, लेकिन ये तो मुझे याद होना चाहिए था। एनीवे कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, करेंगे बात इस पे। मतलब यूरेनियम टूट जाएगा इनटू एक्स एंड वाई विच हैव अ लोअर बेसिकली हाँ सर मिल एटॉमिक गया। एंड मास नंबर्स एसेंशियली। लाइक 92 प्रोटॉन्स और 136 न्यूट्रॉन्स। सिंबल बताओ। अरे एक मिनट, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। पी एन है क्या प्लूटोनियम? नहीं यहाँ तो पी यू है। अरे यार क्या ही है, गूगल कर लो 1 मिनट में। प्लूटोनियम सिंबल, प्राइस भी आ रहा है प्लूटोनियम, किसी को खरीदना हो तो। एक है आपका ऐसे। पी यू ही है, सही कहा था मैं। ठीक है, मेरे को बैक इन द मेमोरी याद तो था, बट कोई बात नहीं। तो प्लूटोनियम में और कोई भी दूसरा एलिमेंट हो सकता है, प्लस हम थर्ड पार्टी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन साथ में उसके हो भी सकता है। सर तो नहीं सर, ये जो यूरेनियम बता रहा है 238 नीचे 92, वो बोल रहा हम्म है कि वो हो जाएगा TH, मतलब थोड़ी। थोरियम में, हाँ हाँ थोरियम और वो लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप, मैं आपको एक फोटो, या आप गूगल पे भी देख सकते हो, यूरेनियम बहुत सारी चीजों में टूटता है, फिर वो फर्दर टूटते हैं, जिसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन होता है, तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि यूरेनियम गोज टू दिस और दैट, बट या यूरेनियम टू थ्योरियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एसेंशियली। यस सर। सो एनीवे आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मैंने कोई रट्टा नहीं मारा वो इन ठीक है। रिएक्शंस का। तो यूरेनियम टूटेगा, फॉर एग्जांपल टू गिव यू, फिजन हो जाएगा, तो बेसिकली अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, तीनों ही टाइप के डीकेज होते हैं। तो इनको जनरली समझना ज्यादा जरूरी है, एग्जांपल्स याद रखो तो अच्छी बात है, एक एक नंबर, आधा आधा नंबर बचेगा अगर पूछ लिया था उन्होंने। पर लेकिन अगर आपको बात ही याद नहीं होगी तो 3 4 नंबर गए थे उस क्वेश्चन में।
तो अल्फा डीके क्या होता है वो देख लो जल्दी से। अल्फा डीके का मतलब है कि आपका एक एलिमेंट एक्स, जिसका आप बोल सकते हो चलो यार इसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, तो इसको कुछ वाई देना है छोटा इससे, और अल्फा पार्टिकल देना है। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है, तो मैं इसको 2α4 बोल सकता हूँ। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम का क्या होता है? 2He4 या 2He4 और 2α4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे हीलियम न्यूक्लियस मतलब हीलियम पॉजिटिव पॉजिटिव। तो 2He4 या 2α4 उसने छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या कंजर्व होने चाहिए जो पार्टिकल्स हैं, तो एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन उसमें जेड थे, तो अब दो तो अल्फा पार्टिकल में चले गए, तो दो ही यहाँ पे दो कम हो जाएंगे, और मास नंबर भी 4 से कम हो जाएगा, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन चले जाएंगे। तो ये आपका जनरल फॉर्म है अल्फा अल्फा डीके का। अल्फा डीके का रिएक्शन ऐसा होता है, एक्स से वाई में जाओगे, दो एटॉमिक नंबर कम होगा, चार मास नंबर कम होगा। और दो और क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल मिल जाएगा। हाँ ये है ना अल्फा पार्टिकल। हाँ हाँ वही। हम्म। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है वही वाला 92, अब मैं एग्जैक्ट लिख रहा हूँ जो किताब में, 92 यूरेनियम 238, वो जाएगा थोरियम में, जैसे आप कह रहे थे 9234। तो देखो एग्जैक्टली अल्फा पार्टिकल है, दो कम हुआ चार कम हुआ ऊपर, तो बिल्कुल थोरियम में जाएगा, और 2α4 हाँ आपका वो मिल इक्वली जाएगा। डिवाइड हो जाएगा दिस मतलब, इज अ हाँ। पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ दिस, याद रखने में फायदा तो है, पर कोई आई विल नॉट मतलब डिनाई इट। एनर्जी लॉस नहीं होता है क्या ऐसा कोई? एनर्जी लॉस कैसे? मतलब एनर्जी यहाँ पे, मतलब एनर्जी एनर्जी लॉस इन आती द है, फॉर्म ऑफ मतलब हीट या हीट, लाइट? हाँ मोस्टली हीट इज रिलीज, रिलीज बोल दो। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि एनर्जी रिलीज जो है उसको हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव डीके में, जो पावर पावर प्लांट होते प्लांट्स हैं में। उसमें थर्मल, हाँ। हाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में उसको फिर स्टीम बना के और उसको टरबाइन पे फेंक देते हैं। तो स्टीम से क्या, टरबाइन क्या करती है, गोल गोल घूमती है पंखे की तरह, जैसे पंखे स्टीम से बहुत अगर हवा, पावरफुल होता है, प्रेशर स्टीम। बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, तो उसको उस पर फेंक देते हैं और इससे टरबाइन गोल गोल घूमती है। टरबाइन घूमती है तो उसको जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसे अपने दुकान पे या मकान में या काइनेटिक कहीं भी, एनर्जी वो पोटेंशियल हाँ एनर्जी। जनरेटर, जो डीजल इंजन से जनरेटर घूम के एनर्जी क्रिएट करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, जो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में जब आएगा, तो कैसे होता है क्यों होता है। लेकिन फॉर नाउ अगर ये घूम रही है टरबाइन, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो उसको जनरेट कैसे हो रही घुमा है। लो, चाहे आप डैम से पानी गिरा लो, चाहे आप विंड मिल में घुमा लो, चाहे आप उस पे कोयले से गर्म करके स्टीम फेंक लो, चाहे आप न्यूक्लियर पावर से गर्म लेके स्टीम फेंक लो, सोलर एनर्जी के अलावा ज्यादातर एनर्जी इसी प्रिंसिपल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, सोलर का अलग सीन है। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, एक ही बहुत है, दिए तो इन्होंने तीन है, जरूरत नहीं है। फिर बीटा डीके, देखो बीटा डीके दो तरह के होते हैं, इसमें ध्यान रखना जरूरी है। एक होता है बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव डीके मतलब बीटा पॉजिटिव जो पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का सिंबल बीटा पॉजिटिव या ई पॉजिटिव भी होता है। पॉजिट्रॉन हैज सेम मास एज इलेक्ट्रॉन एंड सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट, या बोल लो सेम चार्ज एज प्रोटॉन, ये भी बोल सकते हो। तो वैसे ज्यादा टेक्निकली सही है ये बोलना कि सेम चार्ज इज इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव, क्योंकि वी वांट टू एम्फसाइज द फैक्ट दैट दिस इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम और अच्छे से डील करेंगे पार्टिकल फिजिक्स में, इज द एंटी पार्टिकल ऑफ मैटर, एंटी मैटर, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, दिस इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आपको बीटा पॉजिटिव डिके करना होता है, तो बेसिकली एक चीज तो क्लियर है, अगर नाम में ही बीटा पॉजिटिव डिके है, तो जब भी मेरे पास कोई एलिमेंट होएगा या कोई न्यूक्लियस होएगा, वो एक्स ए जेड जो है वो किसी चीज में बदलेगा, तो यहाँ पे वाई आएगा, और वाई में क्या चेंजेस आएंगे वो मेरे को ऐसे पता चलेगा। मैं यहाँ पे एक बीटा पार्टिकल, यानी +1 बीटा जीरो जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है, +1 मतलब पॉजिटिव, और -1 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है पॉजिट्रॉन। और अब देख लो कैसे हो रहा है। तो इसका इससे पहले इसको याद करने का और भी अच्छा तरीका जिससे मैं याद रखता हूँ, वो ये है कि ओवरऑल रिएक्शन को तो 1 मिनट बाद भी देख लेंगे, पहले इसका एलिमेंट्री रिएक्शन देख लेते हैं। यानी मेरे पास कोई चीज है न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, वो कन्वर्ट होएगा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में, और मेरे को बीटा पॉजिटिव पार्टिकल देगा। ये है +E, तो यहाँ पे मेरा आएगा न्यूट्रॉन, यहाँ पे आएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रिनो। मैं ऐसे याद रखता हूँ, मेरे को वैसे याद ही नहीं रहता। तो ये है न्यूट्रॉन,
नहीं समझ आया सर, मैं सॉरी। बता रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे याद करना है। क्योंकि मेरे को बीटा पॉजिटिव डिके है तो बाहर साइड राइट साइड पे बीटा पॉजिटिव पार्टिकल आएगा, यानी प्लस ई चार्ज है, तो मेरे को चार्ज कंजर्व करना है। अगर मैं न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में जाऊंगा और बीटा पॉजिटिव भी दूंगा तो फिर मेरा 0 से +2 ही चला गया चार्ज, नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो अगर मैं प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जाऊंगा और वहां पे मेरे पास पॉजिट्रॉन आएगा, तो फिर यहाँ पे +E से 0 और +E, तो चार्ज कंजर्व है। तो ये मेरा करेक्ट वाला मेथड है। ठीक है, तो मैं प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में जाऊंगा, और मतलब प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होएगा, और साथ में एक पॉजिट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिट्रॉन एमिट करेगा, और न्यूट्रिनो, 0 मास वाला पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो। ठीक है, तो न्यूट्रिनो वो एमिट करेगा। अब इसको आप, ये समझ आ गया अब कैसे बताया मैंने? प्रोटॉन से न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन जाना होता है, इस केस में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन प्रोटॉन से जाएगा न्यूट्रॉन जा रहा है। चार्ज को कंजर्व करने के लिए। क्यों राइट में पॉजिट्रॉन आना है यार, पॉजिट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन राइट में आएगा तभी तो चार्ज कंजर्व होएगा, हाँ उल्टा करोगे तो नहीं। तो मैं तो ऐसे ही याद है, आपकी मर्जी, बाकी आप रट लो। ठीक है, एक्स ए जेड से वाई और पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो आना है। तो जो वाई है वो कैसे आएगा, वो भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसको देखो, हमें प्रोटॉन का न्यूट्रॉन बनाना है, तो यार उससे मेरा मास नंबर तो बदलने से रहा, उल्टा ही लिख दिया मैंने, कमाल ही होगा आज। ZXA, मास नंबर तो बदलने से रहा, लेकिन एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा भाई, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया, तो मास नंबर तो वही रहा, वो टोटल सम है। तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बना, मास नंबर बदला ही नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर एक कम हो गया, बिकॉज प्रोटॉन चला गया मेरा। नहीं सर, एक मिनट से बाउंसर जा रहा है, एक मिनट से। बाउंसर, अरे ये तो गूगली भी नहीं थे भाई। चलो कोई नहीं, ये सिंपल बॉल थी, हाफ बॉल। ये देखो, दोबारा बताता हूँ, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जा रहा है ना, थोड़े से ज्यादा वो नंबर्स बीच में आ गए कोई तो। बात नहीं, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है, ठंडा करके खा लो, कोई नहीं। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जा रही है, बात पता चल गई हाँ ना हाँ हाँ आपको? हाँ, वो ठीक है। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, तो इस वाले पे फोकस करो, यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, यस ए यस यस। को भूल जाओ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक कम होना ही है भाई, प्रोटॉन चला गया हाँ अपना हाँ एक, हाँ, ठीक है। तो इसलिए Z-1 हो गया। लेकिन मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब तुम हाँ प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदल रहे हो, तो जो एक प्रोटॉन खत्म हो उसकी जगह एक न्यूट्रॉन आ गया, तो हाँ मास सर, नंबर तो वही रहेगा ना भाई। इट रिमेन द सेम या। या दैट्स व्हाट दिस रिएक्शन इज ऑल ठीक अबाउट। है, समझ आ गया अभी। चलो वेरी गुड। ऐसे ही होता है बीटा नेगेटिव डिके। ठीक है बीटा सर। नेगेटिव जो होता है वो होता है बीटा नेगेटिव पार्टिकल, जो होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो क्या ही बताऊं, सबको ही पता है। तो तो यहाँ बीटा लेकिन पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन बोलते हैं, उसमें इसमें बीटा हाँ, नेगेटिव में क्या बोलते हैं? बीटा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अच्छा ठीक है। क्या यार तुम भी, चलो ठीक है, कोई नहीं, डाउट क्लियर करना जरूरी है। तो इधर उल्टा होगा, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को मैं -1 β 0 भी बोल सकता हूँ, वो उसका सिंबल है। ठीक है, और साथ में अब देखो, ये भी एक कंफ्यूजिंग पार्ट है कि न्यूट्रिनो कहाँ आएगा, एंटी न्यूट्रिनो कहाँ, पर पहले ये देख लो, मेरे को राइट में इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो मैं न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जाऊंगा, ताकि मेरा चार्ज लेफ्ट में भी 0 और राइट में भी 0 है। तो ओके। यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अपने को। ठीक है, कि न्यूट्रॉन कौन से में कहाँ आ रहा है और प्रोटॉन कौन से में कहाँ आ रहा है। न्यूट्रॉन शुरुआत कहाँ से करोगे रिएक्शन बनाने की? शुरुआत करोगे कि राइट में बीटा पॉजिटिव में, राइट में पॉजिटिव पॉजिट्रॉन आएगा, बेसिकली बीटा पॉजिटिव, और राइट में बीटा नेगेटिव आएगा, अगर बीटा नेगेटिव डिके है बीटा तो। नेगेटिव डीके वहां है। से फिर आप आर्ग्यूमेंट बिल्डअप करना शुरू कर सकते हो कि चलो हाँ ठीक है, यानी बीटा पॉजिटिव है तो राइट में न्यूट्रॉन आएगा, लेफ्ट में प्रोटॉन, चार्ज कंजर्व। उल्टा करके देख लो, वो गलत आएगा फिर बदल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, और ऐसे यहाँ कर लो जैसे मैंने किया था, मैंने भी तो पलटा था फिर बाद में, तो ऐसे ही याद रखना है। और लास्ट में ये न्यूट्रिनो इधर है ना, इधर आता है एंटी न्यूट्रिनो। और इसको भी याद रखने से अच्छा तरीका है, मैं फिर से नहीं रटा मैंने इसको, एंटी न्यूट्रिनो जो है वो न्यूट्रॉन से दूसरी साइड पे होता है, इसलिए उसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। ऐसा सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, रियल में ऐसा है कि नहीं रिलेशन, बट मैंने याद किया हुआ है कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन की साइड पे ही है तो न्यूट्रिनो, और न्यूट्रॉन से ऑपोजिट बना हुआ है तो एंटी न्यूट्रिनो। और शायद इसके ओरिजिन भी यही है नाम के, बाकी मैंने कभी आई नेवर बॉदर्ड टू चेक इट। तो न्यूट्रॉन के साथ वाला न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन से अलग वाला एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल न्यू बार होता है, ऊपर एक टोपी होती है, और न्यूट्रिनो में कोई टोपी नहीं है। तो ये हुए अल्फा बीटा। अब गामा डी के जल्दी से बात करते हैं। तो गामा डी के दोनों से थोड़ा अलग है। गामा डी के में कोई एलिमेंट कुछ चेंज ही नहीं होता। पावरफुल है ना सर डीके ये? मोस्ट पेनिट्रेटिव बोल सकते हैं, पावर तो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, यानी ये बहुत आसानी से सॉरी, और बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिव। नुकसान कर सकता है।
बहुत हाँ आसानी से पास कर सकता है चीजों से, लाइक बड़े बड़े दीवारों से निकल सकता है ये चाहे तो, yes, और बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है गामा जो रेडिएशन है। इसलिए जो आप शायद कह रहे हो वही कह रहे हो एक तरह से। तो गामा डीके जो होता है उसमें क्या होता है, व्हेन एन एनर्जेटिक न्यूक्लियस okay, डी एक्साइट्स टू द DX, ग्राउंड स्टेट, जैसे आप एक्साइटेड हो गए, ठीक है, और आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो एक्सरसाइज करके जैसे भी, तो ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है एक एनर्जेटिक न्यूक्लियस को। एनर्जेटिक न्यूक्लियस कब बनता है, जैसे हमने एटम की बात करी कि एटम जो है वो एनर्जेटिक या हायर एनर्जी स्टेट में है, जैसे इधर हमने बात करी ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे ही एग्जैक्ट फिगर ऐसा नहीं होएगा, बट न्यूक्लियस में हमें बस इतना जानना है कि ऊपर की स्टेट में भी कई बार बन जाता है, स्पेशली जब रिएक्शन होता है अल्फा बीटा डीके होता है जब भी, तो जो प्रोडक्ट आता है जो न्यूक्लियस, वो जनरली एक्साइटेड स्टेट में बनता है। तो एक्साइटेड में एदा वाला स्टेट हो जाता है इसका, ठीक है, और इसको आप डी एक्साइट होना है तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपका कोई भी न्यूक्लियस, लेट से निकल है, निकल स्टार और निकल हाइफन एम, ये एक्साइटेड निकल न्यूक्लियस है ऑफ निकल, ठीक है, ये तो पता ही है अपने को। तो अगर इसको बेसिकली डी एक्साइट होना है तो ये नॉर्मल एन आई या एम हटा दो, जैसे बीएमडब्ल्यू में एम सीरीज होती है ना, वैसे इसमें भी एम सीरीज होती है, तो एन आई प्लस वो एनर्जी कहाँ गई लेकिन, भाई वो गामा रे उसने छोड़ दी। गामा यानी एक फोटोन ही है जो गामा फ्रीक्वेंसी रेंज में आता है। तो मतलब गामा रे, गामा फोटोन उसने रिलीज किया, और वो एनर्जी सारी की सारी जैसे एटम में होता है सेम टू सेम। व्हेन एन एनर्जेटिक न्यूक्लियस डिसक्राइब्स टू द ग्राउंड स्टेट, इट रिलीजेस द एक्सेस एनर्जी एज अ गामा रे फोटोन। अब कोई सोच सकता है कि गामा रे क्या होता है, या गामा फोटोन का क्या मतलब है, या गामा रेडिएशन का क्या मतलब है। तो गामा फोटोन कोई अलग फोटोन नहीं है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, आपने थोड़ा तो पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, लॉन्ग रेडियो वेव, ये सारी एक ही चीजें हैं, बस इनकी वेवलेंथ अलग होती है। रेडियो वेव, शॉर्ट मीडियम रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव, तो कुल मिला के रेडियो सबसे लेफ्ट में, फिर उसके बाद आती है माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल स्पेक्ट्रम, रेड येलो ऑरेंज, विबग्योर आता है, मतलब हाँ वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये पूरा विजिबल है वॉयलेट से रेड तक। और फिर वॉयलेट के ऊपर आता है अल्ट्रा वॉयलेट, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा वॉयलेट के ऊपर आता है एक्सरे, एक्सरे के ऊपर आता है गामा रे। तो गामा रे सबसे हाईली एनर्जेटिक होती है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी वेवलेंथ कम होती जा रही है राइट जाते जाते, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और यार हाईएस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू होता है, न्यू जितना ऊपर जाएगा उतना ही ऊपर एनर्जी जाएगी। तो अगर गामा यहाँ पे एच, यहाँ पे न्यू बढ़े जा रहा है, अगर, हाँ जो आप कह रहे थे हाईएस्ट एनर्जी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट वेवलेंथ गामा रे की होती है, तो यहाँ पे गामा रे छोड़ रहा हूँ। इसलिए भी डेंजरस है कि आपका फोटोन, मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणें ही लोग कहते हैं डेंजरस है, और एक्सरे से बचाओ खुद को, ज्यादा देर एक्सपोज मत हो, तो गामा से क्या होएगा आप सोच ही लो, ठीक है। लोग तो कहते हैं माइक्रोवेव से दिक्कत हो जाएगी, और जो हमारी शॉर्ट रेडियो और माइक्रोवेव होती है वो हमारे फोनों के टावर से निकलती है, तो यस लोग सर। बोलते हैं कि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर भाई आप विजिबल से भी दिक्कत होनी चाहिए, इंफ्रारेड से दिक्कत होनी चाहिए, रेड से, वॉयलेट से, मतलब सनलाइट से भी दिक्कत होनी चाहिए, फिर तो लाइट ही मत जलाओ कमरे में। मतलब सर कुछ बोलते हैं हो भी सकता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दैट्स अ नो गो, राइट, वो नहीं हो सकता। फिर कुछ और रीजन होगा, ऐसे तो माइक्रोवेव से हम अवन में सनबर्न गर्म हो भी गया करते होगा हैं। बेचारे को। क्या पता भाई, वो सनबर्न जा रहा होगा, उसकी टिकट कैंसिल होगी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो आगे चलते हैं। वैसे तो यार माइक्रोवेव डेंजरस हो सकते हैं अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो, कोई भी वेव डेंजरस हो सकती है अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो, क्योंकि माइक्रोवेव से आप खाना गर्म करते हो ओवन में, तो कुल मिला के माइक्रोवेव भी डेंजरस है, बट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एज वेल। सनलाइट बहुत ज्यादा गर्म है, तुम बाहर खड़े हो गए, वाट लग जाएगी, तो इसलिए सनलाइट भी डेंजरस है, माइक्रोवेव भी डेंजरस है। सर गामा रे से रेडियो, कुछ होता है क्या सर, कैंसर बीट करने का, ऐसा मतलब मेडिकल्स में क्या यूज होता दोनों ही काम होते हैं। गामा रे को अगर आप ज्यादा देर एक्सपोज रहोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, आपके हेल्दी सेल कैंसर हो जाएंगे, और अगर आपको मतलब किसी को कैंसर है और उसको गामा रे ट्रीटमेंट देनी है,
तो उन गामा रेज को फोकस करके हाई इंटेंसिटी से उन कैंसरस सेल्स पे सिर्फ टारगेट किया जाता है, जिसमें ज्यादातर हेल्दी सेल्स को कोशिश करते हैं एक्सक्लूड कर दें। तो वो जो कैंसरस सेल हैं उनको लिटरली किल कर दिया जाता है वन बाय वन, या लंप बाय लंप। मान लो 100 सेल है, 1000 सेल है, लाख सेल है, करोड़ सेल है, ट्यूमर है, जो भी है। ट्यूमर तो निकाल ही दोगे, बट जो छोटे 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 बचे हुए हैं जिनको आपको एलिमिनेट करना है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी हार्ड टू बीट कैंसर। अगर आपका एक भी सेल रह गया, जो कि रहना ही है, will keep evolving. Yeah. हाँ वो बढ़ता जाएगा, वो रेप्लिकेट होता जाएगा वो। तो इसका मतलब है कि यू डोंट वांट टू लीव इन इवन वन सेल alive, but that's not possible. You can't find a needle in a haystack like that. Okay, there are billions and trillions of cells, उसमें आप एक एक सेल कैसे मारोगे? पर gamma rays allow us to at least delay the propagation of cancer. Anyway, that's what radiation therapy is called. चलिए प्रॉपर्टी खुद पढ़ लेना यार, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है। Property मैं book में मैं डाल रहा हूँ इधर टेबल, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पार्ट्स ऐसे रख दूं जिसमें जो प्योरली थ्योरेटिकल है, समझने का कुछ नहीं है, उसको मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे इसी में डाल देता हूँ, कि उससे टाइम बचेगा बहुत ज्यादा। एक बार बुक खुल जाए जिसमें आधा मिनट लगना ही है मेरे में तो लगता है। अब सर गूगल ड्राइव 7 बुक्स कर लो। सेव इन क्या? बुक्स एप्पल का बुक्स होता है, मेरे पास भी आईपैड में ही रखा हुआ हूँ बुक में। एप्पल का बुक्स कोई ऐप होता है क्या? हाँ मुझे तो इनबिल्ट पता ही ऐप है नहीं। सर, सर्च कीजिए बुक्स, बुक्स, वो पीडीएफ सेव करता है? नीचे जाइए इसमें तो नहीं है। बुक्स, नहीं, वो फाइल तो फिर मैं ऐप स्टोर पे जाके देख ही लूंगा। हाँ एप्पल का खुद का इनबिल्ट ऐप होता है बुक्स, इनबिल्ट मतलब ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मतलब नहीं एप्पल आता का ही। होगा। हाँ नॉर्मली प्री हाँ इंस्टॉल्ड होता है वो हो सकता है। अच्छा देख लेता हूँ। एप्पल बुक्स। किंडल है, हाँ एप्पल बुक्स, ये है ना? चलो हाँ इसको सर, डाउनलोड कर लेते आपने हैं। शायद किया था पहले पर हम्म। आपने डिलीट कर दिया होगा क्योंकि स्टोरेज ज़्यादा ले रही होगी। मेरी 32 GB का यार बेचारा आईपैड, तुम समझ रहे हो बहुत गलत हालत हो कि इसकी, खासकर तुम लोगों मेरा भी के 32 नोट्स की जीबी वजह से, वाला है। बच्चों की वजह से 2 2 3 3 4 4 GB नोट्स जमा हो गए। पता है क्या यार, स्टोरेज के ज्यादा ही पैसे ले लेते हैं एप्पल वाले, इसलिए मेरा मन नहीं किया लेने का। 64 GB या 128 GB, 7 7 हजार पे अपग्रेड होता है। और मैकबुक में तो 15 15 14 14 हजार एक्स्ट्रा है, अगर आपको एक लेवल ऊपर स्टोरेज लेना है तो मैं लैपटॉप सोचा में यूज नहीं। करते हो आप? मेरे पास लैपटॉप था, मैकबुक मैं दुबई से लाया था पिछले साल, लेकिन मैंने अपने ब्रदर को दे दिया, मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो मेरे को पढ़ाने के लिए आईपैड चाहिए, और लैपटॉप मेरे को कोई काम ही नहीं है। मैंने कितने बार सोचा है, M1 का नया मैकबुक आ गया है, या फिर लेनोवो का आइडिया मैकबुक तो मैं महंगा होगा नहीं। मतलब मैं हाथ नहीं लगाता, अच्छा। अच्छा नहीं लगता। मैं बस सारी चीजें एप्पल की ही है, पर हाँ क्या कहते हैं, बस मुझे लैपटॉप्स एप्पल देखो, की। विंडोज के लैपटॉप बुरे नहीं है, लेकिन विंडोज में मेरे को ज्यादातर अच्छे एक्सपीरियंस नहीं आए वो हैं। क्योंकि मे बी क्रोम दैट इज खराब बिक होगा इसलिए। है, क्रोम क्रोम खराब होगा, बस यही बात है। क्रोम रैम मतलब बहुत ज्यादा लेता है इसलिए तो। ओवरऑल मतलब मेरे को मैक ओएस में ज्यादा मजा आया था, मैं ये जानता हूँ। उसमें भी मेरा दिक्कत बटन होती थी, लाइक इसलिए। वो गोल गोल सर्कल आ जाता था, वो मल्टी कलर्ड रेनबो कलर्ड, वो गोल गोल घूमता था, उसको फिर आल्ट कंट्रोल डिलीट का जो इक्विवेलेंट होता है, मैं भूल गया कमांड, और कमांड उसको फिर कमांड फोर्स बोलते हैं। स्टॉप, जो भी होता है फोर्स स्टॉप करना पड़ता है उसको, टास्क मैनेजर खोल के उस ऐप को, जैसे वर्ड खोल रखा है वो। मैंने वीडियो वगैरह बना के जाके सर्विस सेंटर पे दिखाया, बोले वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। आई एम लाइक व्हाट द हेल मैन, तुमने 1.5 लाख 1.25 लाख ले लिए और तुम्हारा लैपटॉप वर्ड में भी अटक रहा है। तो ना, नोबडी इज परफेक्ट, बट कुल मिला के अगर बजट अच्छा है और मन है तो मैकबुक ले लो, वरना विंडोज में अच्छे अच्छे ऑप्शन आते ही हैं, विच इज प्रॉब्ली हाफ द प्राइस और 3/4 द प्राइस यूजुअली, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर योर स्पेक्स एंड स्टफ लाइक दैट। एनीवे, तो अभी तो कोई सीन ही नहीं है, मतलब मेरे को मन होएगा मैकबुक का तो मैं अपने भाई से ही वापस ले लूंगा, उसको कोई पकड़ा दूंगा विंडोज का या फिर देखूंगा क्या करना है। चलो एनीवे, आगे चलते हैं। तो पहली बार मैंने कोई सुना कि जो सारे एप्पल प्रोडक्ट यूज करता है और मैकबुक उसको पसंद नहीं है। उल्टा होता है, जैसे मेरे को मैक पसंद है बट मैं आईफोन के खिलाफ हूँ, महंगा बहुत ज्यादा, ओवर प्राइस्ड है और आईफोन में फोन। अभी 11 चला रहा हूँ। 11 अच्छा प्रोडक्ट है, मेरी वाइफ ने कहा था कि मेरे को आईफोन लेना, मैंने बोला ठीक है, आपके बर्थडे पे 11 ले लेंगे, बिकॉज 11 इज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। और अभी फ्लिपकार्ट पे तो सिर्फ 45 हजार का मिल रहा था भाई, कैन यू मालूम इमेजिन? नहीं सर, महंगा था। इट इज जब आया था क्रेजीली। तब लिया था मैंने 128 वो वाला तो बहुत था। ज्यादा उस टाइम, क्या 54 या 64 हजार का था उस टाइम पे, और वो तो 128, दैट्स कॉस्टली, लेट्स नॉट गो इनटू दैट रेंज वो ज्यादा होगी मेरे लिए। तो एनीवे तो वैसे आईफोन का कैमरा अच्छा है ओवरऑल, और जनरल एक्सपीरियंस भी अच्छा है।
but especially the camera quality, the video, the photo overall. ठीक है अच्छा नहीं है। मैं चलो देखे हुए आगे। हैं किससे बेचे इसलिए क्या ठीक ही है क्या ठीक है देखे हुए हैं फोन ना? हम्म, नहीं मैंने तो 11 प्रो चला के देखा हुआ है, बट मेरे को लगा कि यार 1.25 लाख का फोन तो नहीं है, कुछ भी कह 1 लो। लाख तो ज्यादा ही हो जाता है हैं 1 लाख तो Apple products are highly overpriced in India due to taxation and other reasons. नौ मालूम सौ है निन्यानवे वही डॉलर से का जो आना चाहिए हाँ एनीवे 70,000 का पड़ता है वो यूएस वालों को, और वहां पे कमाई भी ज्यादा है, और इंडिया वाले बेचारे उनको तुम लाख लाख के बेच रहे हो वही चीज। कोई नहीं, चलो चलो एक सर थोड़ा कंटिन्यू टाइम करते है। हैं हाँ कंटिन्यू करते हैं, बात बहुत हो गई तो वी हैव डन अल्फा बीटा गामा डीके। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, जिस मैं तो कर ही रहा था कंटिन्यू, तुमने मेरा ओहो ऑफ ट्रैक लेगा होने दो इसको, मैंने लोड 1 मिनट। हाँ हो हो गई। गया हाँ मैं अच्छा भला चल रहा था, हाँ तुम्हारी गलती है चुप रहो 285 पे चलते जल्दी से, ठीक है? बातों में लगा दोगे, मैं बातों में लगा रहूंगा भाई, काम नहीं होगा फिर। हाँ जी 285 पे चलते जल्दी से, तो 285 ये रहा। मुझे ये डालना था सिर्फ, मैं बस मूविंग, तो इसको डाल देते हैं जल्दी से। सर आप वन नोट नोट्स में लेकर अच्छा फीचर है। रखें सर क्लास के बाद हाँ 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 ये तो करूंगा ही मैं। इंसर्ट, क्लिक camera, not pictures, mind you, and then go to the picture section and then upload। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है? इसको पढ़ लेना अलग से, इसमें कुछ बताने का है ही नहीं। ठीक है Alright, let's move forward। Okay, इसको मैं थोड़ा नॉर्मली बड़ा कर दूं, फॉर्मूला बुकलेट दिया होता है ठीक है काफी है। हाँ ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? हाँ ये फॉर्मूला बुकलेट में नहीं होगी लेकिन ये ये तो चीजें। नहीं होगा सर ये हाँ तो, हाँ हाँ तो याद फॉर्मूला कर बुकलेट होएगा तो अच्छा है भाई, फायदा है। तो आगे चलते हैं मुझे चलो आज तक एक, पता नहीं लगा सर फॉर्मूला बुकलेट का नहीं लगा क्योंकि मुझे यूज नहीं करना था भाई, तुम न्यूमेरिकल्स में वीक हो ऐसा मुझे लगा, अभी देख मैं लेते हूँ हैं। सर बहुत ही हाँ तो कोई नहीं, सारी चीज न्यूमेरिकल नहीं होती भाई फिजिक्स में, मतलब 20-30% न्यूमेरिकली होती आएंगे, कर लेना जितना हो बीस जाए। पीस नहीं आते सर 70 आते हैं सर 70% न्यूमेरिकल आते हैं तो फिर भाई ध्यान लगाओ फिर इधर, फिर मुझे ही हेल्प करनी पड़ेगी तुम्हारी। इधर देखो, जेड एक्स से अल्फा डीके हो रहा है, क्या है इसमें? जेड, मैं इसको लिख ही देता हूँ, जेड एक्स से डिकेज बाय अल्फा डीके followed by 2 successive beta minus decays। ये देखो, notice that they have mentioned it is beta minus, so they are distinguishing between the two betas। find atomic and mass number of the resulting nucleus। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी सुन रहे थे, लास्ट जो आप सुन रहे थे तो आप कर लोगे मुझे लगता है। जरूरत पड़ी तो मैं ऊपर जाके दिखा दूंगा भाई सॉरी कौन सर एक सा पार्ट है। मिनट कॉल आ रहा है सर एक कोई मिनट नहीं कोई नहीं। हाँ जी हाँ हाँ यस सर ये गॉट क्वेश्चन कर लो, फिर बंद करते हैं आज के लिए। इट अच्छा ये वाला decays by alpha peak followed by 2 successive beta minus decays find atomic mass numbers of the resulting nucleus X सबसे पहले तो अल्फा डीके करेंगे तो अल्फा डीके में क्या होता है कि क्या कहते हैं 4/2 प्लस अल्फा डीके बन जाता है ना सर कि मैं 4 गलत बाय, हाँ मतलब अल्फा इज, यू शुड से 2 अल्फा 4 बन रहा है, ठीक है? लिखूं क्या और आएगा क्या, बताओ सोचो। सोचने दीजिए मिनट वाई सर एक तो वाई बन जाएगा सर हम्म वाई और क्या क्या मतलब ए जो भी है x इज इक्वल टू वाई प्लस हाँ सर ऊपर क्या कहते हैं y के ऊपर होगा y-4 और z-2 आई थिंक या हम्म। लेकिन ये आंसर नहीं है,
फॉलोड बाय 2, हाँ फॉलोड, मैं बोलने वाला था, कोई नहीं बोलो। फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव, मतलब 2 बार करना पड़ेगा बीटा माइनस डिक्लेयर। हाँ एक एक करके करो, एक साथ तो रहने दो। हाँ, तो इस बीटा माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ आता है। उसको लिख लिख लो रफली, जो मैंने बताया था वैसे ही करना है। बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन छूट रहा है, इलेक्ट्रॉन छूट रहा है तो देखो क्या बन रहा है उसका, फिर क्या इक्वेशन बनेगा। लगाओ 10-20 सेकंड इस पे। अरे यार, आप एक्स लिखेंगे सर? एक्स नहीं, वैसे तो वाई है बट कोई नहीं, उस तरह से पहले कर लो। इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे बीटा है इतना मुझे पता है, अब बनाओ यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फिट करना है, आसान सा काम है। बीटा माइनस बताओ, में मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा बोले थे। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, हाँ। अब बताओ प्रोटॉन किधर है, न्यूट्रॉन किधर है। यार मानव, ये तो आसान है यार सच में। चार्ज को सब बराबर रखना है, दोनों ट्राई करके देख लो ना। नहीं एक नहीं, साइड न्यूट्रॉन एक साइड हाँ प्रोटॉन सर, डाल के देख। दोनों को इक्वल रखना है। हाँ चार्ज को इक्वल रखना है, टोटल चार्ज को। तो क्या कहते हैं, मतलब ये जो वाई माइनस ए माइनस ऊपर A-4 है, हम्म उसको हम उस साइड +4 रख देंगे सर। भाई मैं इधर तो अभी जा ही नहीं रहा, अभी तो मैं इधर बात कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पे। इधर क्या आना है और इधर क्या आना है ये पूछ रहा हूँ मैं तो अभी, वहां तो मैं अभी अच्छा, नहीं जा रहा। नहीं मेरा लेफ्ट। तेरी जितना दिमाग। हाँ इलेक्ट्रॉन है ये तो आ गया। और यार मतलब वही होगा न्यूट्रॉन ना, आना। ये जो आपने पहले लिखा था, क्या कहते हैं, ए वाई लेफ्ट साइड में, मतलब एरो के पहले वाई आएगा सर। भाई मानव, एक न्यूट्रॉन आना एक प्रोटॉन आना है बीटा डीके में, इधर देखो। एक एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कहाँ आएगा प्रोटॉन कहाँ आएगा, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ चार्ज कंजर्वेशन से। क्योंकि रटने से तो आप रहे, रटना तो है नहीं, समझ के ही कर लो, एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। लेफ्ट साइड में रहेगा सर। ठीक है, यहाँ न्यूट्रॉन आ गया यहाँ प्रोटॉन आ गया, ये कितना है, 0 चार्ज +C -C, तो ठीक है कंफर्म। ट्रायल एंड एरर से कर लेते, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, प्रोटॉन ले लेते लेफ्ट करके देख लेते, कोई इतनी देर लगाई, कोई नहीं। अभी यहाँ पे प्रोटॉन है यहाँ पे न्यूट्रॉन है, तो अब मेरा एंटी न्यूट्रॉन ही आएगा। जस्ट टू बी क्लियर, जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में बट फिर भी, क्योंकि ये न्यूट्रॉन से उल्टी साइड है। चलो हो गया ये। इसका मतलब अगर मैं कोई रैंडम लेता हूँ XZ A, तो जैसा कि मैंने बताया था, Y जो आएगा, पिछले इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, जनरली पूछ रहा हूँ, XZ A में बीटा नेगेटिव से क्या फर्क पड़ना है फिर। बताओ। XZ A कैसे चेंज होएगा, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में बदल रहा है। नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में मतलब अभी आपका दिमाग स्लो हो गया है मेरे को लग रहा है, फिलहाल थक गए हो आप। नहीं तो ऐसा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो मतलब फिर नहीं यार है। ये तो आना चाहिए था यार, मानो ये गलत बात है। ध्यान नहीं लगा रहे, फिर आप जोर नहीं लगा रहे अच्छे से। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में जा रहे हैं तो मास नंबर नहीं बदलेगा और एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में गया है कितने तो से बढ़ेगा सर? तो क्योंकि प्रोटॉन पहले मान लो 100 थे, अब 101 हो जाएंगे। क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चला गया तो प्रोटॉन पहले उतने ही थे, एक और ऐड हो गया जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला। तो एक तरह से आपने नया प्रोटॉन डाला है, न्यूट्रॉन निकाल के प्रोटॉन डाल दिया, ऐसे समझ लो। अगर कन्वर्जन वाली चीज समझ नहीं आ रही, न्यूट्रॉन निकला प्रोटॉन आया, तो प्रोटॉन आया है तो Z तो बढ़ेगा, Z+1 में। और मास नंबर बदलेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों काउंट होता है मास नंबर में। तो एनीवे इसका मतलब यहाँ हो जाएगा Z-1, Y A माइनस Y नहीं रहेगा अभी, अभी कुछ और बोल लो, W बोल लो। और फिर से बीटा नेगेटिव डिके होएगा, तो फिर एक बढ़ जाएगा Z, और ऊपर A-4 ही रहना है, तो इसको बोल लो V A-4, तो आपका जाएगा A-4 VZ। Z+1 नहीं होगा सर? अच्छा नहीं, वो -1 था। अच्छा ठीक है हाँ सर। एक एक ऐड होता जाएगा कुल मिला के, और A बदलेगा नहीं, ठीक है।
तो ये कुल मिला के हो गया। तो अच्छा, इसको एक और चीज यही मैं सोच रहा था, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ये एक्चुअली ये एक्स ही है, लेकिन ये आइसोटोप है एक्स का, क्योंकि एटॉमिक नंबर जेड है ना, तो ये एक्स ही बनेगा लास्ट में, क्योंकि एक्स का एटॉमिक नंबर जेड है, बट मास नंबर A-4 हो डिफरेंट जाएगा। आइसोटोप तो है। ये आइसोटोप बन गया एक्स का एक तरह से। ठीक है, ठीक है सर। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग। फिर कल 11 बजे से आ जाना, और मैंने ये लिंक आपको मैं लिंक कॉपी करके भेज देता हूँ, आप तो सर रेफर आप कर मेरा लेना। नंबर ले लीजिए सर। हाँ, एक क्या आपके मिनट। पास है मेरा नंबर? क्योंकि अभी तक तो हुई नहीं है मेरी और तुम्हारी बात डायरेक्ट, ठीक है, तो देख लेते हाँ हैं, एक सर, मिनट आप मेरा नंबर ले ले लीजिए लेता हूँ। क्योंकि मामा कभी कभी बिजी रहते हैं। तो कोई नहीं, वो तो। हाँ, बताओ नंबर। 9900 8 407 38। ओके, तो मानव IB। हाँ जी। ठीक है, भेजता हूँ फिर मैं नोट्स तुम्हें, और आना फिर अब कल 11 बजे आ जाना, ठीक है। ठीक है सर, सेम लिंक ना ओके, सर? हाँ, मीटिंग लिंक सेम रहेगा, और टाइम 11 बजे है, ठीक है। ठीक है सर। चलो, ओके, बाय बाय।